हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक 11th क्लास इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज का वीडियो है अबाउट 5th चैप्टर विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो? आप 4 चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला तो ये कि ह्यूमन रिसोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए ब्रॉडर कंसेप्ट कैसे इन दोनों कंसेप्ट्स को एनकैप्सुलेट करता है। तो यानी अगर मैथमेटिकल टर्म्स में कहा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा सेट है और उसके अंदर 2 सबसेट आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इन तीनों कंसेप्ट्स की डेफिनेशन और इनके बारे में जानेंगे और ये हाउ दीज 3 कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड ये भी हम लोग जानेंगे इस वीक। सेकंड, links between investment in human capital, economic growth and human development। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर जानेंगे वो ये होगा कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पर कैसे पड़ता है। आप लोग पहली वीडियोस में देख चुके हो कि ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट एंश्योर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो कि हम एचडीआई के अंदर देख चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कि भाई इसमें हेल्थ भी होता है, एजुकेशन भी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इस इंडिकेटर ऑफ इनकम वो सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ह्यूमंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उन्हें ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स को, और वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ही कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल में। मींस हम लोग जानेंगे कि क्या यहाँ पर टू वे रिलेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को डेफिनेटली इंपैक्ट करता है पॉजिटिव वे में, बट क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर करता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ज्यादा होगी? ये चीज हम लोग जानेंगे। थर्ड फैक्टर, गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ में स्पेंडिंग की। तो हम लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर नहीं रिलाय कर सकते एजुकेशन और हेल्थ के लिए। व्हाई गवर्नमेंट इज नेसेसरी, ये हम लोग जानेंगे। फोर्थ थिंग वी विल लर्न इज स्टेट ऑफ इंडियाज एजुकेशनल अटेनमेंट। इंडिया की एजुकेशन अटेनमेंट क्या है, प्राइमरी सेक्टर में कैसी हमारी एजुकेशनल अटेनमेंट है। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एनरोलमेंट अचीव कर चुके हैं। यूनिवर्सल एनरोलमेंट मतलब छोटे इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं सभी के सभी ऑलमोस्ट 100% स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड है। बट यहाँ पर क्वालिटी का मैटर है। वो कैसे हमें पता चलता है क्वालिटी यहाँ पर पुअर है? ये आपको एडवांस लेक्चर में मैं बताऊंगा। ASER का सर्वे होता है और उस सर्वे से डेटा जो आता है वो बताता है। उसके बाद पिज़्ज़ा टेस्ट में भी हमारी क्वालिटी खराब रही है। ये इंटरनेशनल लेवल पर मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का टेस्ट होता रहता है, लिटरेचर का और मैथमेटिक्स का। के बाद हम जानेंगे सेकेंडरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है और फिर हायर एजुकेशन में। यहाँ पर हमारी एनरोलमेंट ही बहुत लो है, 5% ओनली एनरोलमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? देखिए, कोई भी ह्यूमन एक पीस ऑफ लैंड की तरह होता है। ये सिर्फ एक एनालॉजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग्स एंड लैंड इज नॉट। तो अब देखिए क्या होता है, अगर इस लैंड पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इसकी लेवलिंग करेंगे, इसमें फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये लैंड एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी।
प्रोडक्टिविटी मीन्स इसका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ह्यूमंस के साथ होता है। ह्यूमंस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है एक ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं, और रिसोर्स तो है बट उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसको हमें एजुकेटेड बनाना है, कि हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, तो स्किलिंग करनी है, स्किल्स सिखानी है। तो ये जो है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल का भी लैंड की प्रोडक्टिविटी जैसे राइज हुई, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से की प्रोडक्टिविटी भी राइज हो जाएगी। तो फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल, बीच में क्या रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट। दिस इज द चैनल। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। एजुकेशन मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर। हेल्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि जो एक हेल्दी इंसान होगा वो कम छुट्टियां मारेगा। किसी कंपनी में अगर वो एम्प्लॉई है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करेगा। और एजुकेटेड है तो वो मल्टीटास्किंग रहेगा, काफ़ी सारे काम कर पाएगा, क्योंकि रीड कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, कि लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी फास्टर रहेगी। थर्ड जो है, जॉब पर ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अब कोई बंदा एजुकेटेड तो है, लेकिन उसे से काम करना नहीं आता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो एजुकेटेड को हम ट्रेनिंग देंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और ज़्यादा राइज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि एजुकेटेड पर्सन के लिए ट्रेनिंग को समझ पाना और ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो लॉजिकल रीज़न समझता है, टेक्निकल वर्ड्स को ज़्यादा ढंग से समझ पाएगा, यानी अडैप्टेबिलिटी। एजुकेशन इंसान की अडैप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आती है, तो वो इंसान अडैप्टेबल ज़्यादा रहेगा देन द अनएजुकेटेड पर्सन। लेकिन हेल्थ ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हेल्थ में क्या-क्या कर सकते हैं हम? हम पहले तो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स ले सकते हैं, वैक्सीनेशंस, वैक्सीन्स अगर लगाएँगे, तो क्या होगा? तो हमें क्यूरेटिव मेडिसिन्स की, यानी हमें अस्पताल में जाकर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही रोक दिया। इसीलिए वो saying जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, गवर्नमेंट को कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्यूरेटिव में या प्रिवेंटिव मेडिसिन्स में? ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव में करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव में जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्यूरेटिव में अस्पताल बनाने की कम रिक्वायरमेंट होगी। अब सोशल मेडिसिन क्या होता है? सोशल मेडिसिन ये होता है कि एक इंसान को, जैसे-जैसे हम सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल को हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते जाएँगे, तो उसका पॉजिटिव स्पिल ओवर होएगा बाकी सोसाइटी पर, बाकी के लोगों को, पॉजिटिव स्पिल ओवर होएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन जो है एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है और सोशल मेडिसिन भी है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके पड़ोसी या आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को वैक्सीन लगी होगी, तो आपको कम चांसेज़ होंगे कोरोना वायरस या किसी और डिज़ीज़ को, या किसी डिज़ीज़ से थ्रेटनिंग के। तो समझ सकते हैं आप व्हाई वैक्सीन इज़ अ सोशल मेडिसिन एज़ वेल। पॉज़िटिव स्पिल ओवर होता है। तो अनदर इश्यू और द अनदर फैक्टर्स आर माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ों को एनालाइज़ करना, को ग्रास्प करना, के अकॉर्डिंग डील करना ईज़ी हो जाता है। यानी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? आज के दौर में अगर देखा जाए तो इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। तो यानी इन्फॉर्मेशन के सोर्स बुक्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ करती हैं। सिमिलरली माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन इसलिए यहाँ पर फैक्टर कंसिडर करा गया है, क्योंकि जब आप एक विलेज से एक सिटी में माइग्रेट करते हो, तो आपको ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज एक्वायर करते हो जो आपने पहले कभी, तो वो भी एक तरीके से आपकी कैपिटल को, उनकी कैपिटल को ऑगमेंट करता है, उनके नॉलेज बेस को, उनकी अडैप्टेबिलिटी को ऑगमेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे माइग्रेशन
एक फैक्टर इंक्लूड करा गया है क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर 99% केसेज़ में एम्पिरिकली स्टडीज़ में पाया गया है कि जब भी कोई माइग्रेंट अपने रूरल विलेज से सिटी में माइग्रेट करता है, तो 99% ऑफ द टाइम वो लाइफ में ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा उसकी इनकम भी ग्रो करती है। क्योंकि ऑब्वियस है सिटी के अंदर ज़्यादा मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी और उसके बच्चों को ज़्यादा आसानी रहेगी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिफरेंस यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फिजिकल कैपिटल एक मशीनरी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, एक बस को हम फिजिकल कैपिटल कह सकते हैं। अगर कोई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है किसी का तो उसके लिए कैपिटल क्या है? बस। और ह्यूमन कैपिटल तो आप समझ ही गए हैं, ह्यूमन्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी की बेस जब इंक्रीज़ होता है उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करना यानी कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस चला रहा है, उसके लिए बस में इन्वेस्ट करना एक कॉन्शियस डिसीजन है, डेफ़िनिटली क्योंकि उसे पता है कि बस से उसको कितना रेवेन्यू मंथली या ईयरली वो जनरेट करेगा, क्या-क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या उसके कॉस्ट है। तो वो कॉन्शियस डिसीजन बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा। बट क्या ह्यूमन कैपिटल में ऐसा होता है? ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल में भी आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या आपको सोशल साइंसेज़ लाइन में जाना है। बट यहाँ पर ये एक फैक्टर भी इंक्लूड है। सोशल फैक्टर इंक्लूड इसलिए है, इसीलिए हम इसे सोशल डिसीजन भी कह रहे हैं। कॉन्शियस डिसीजन के साथ ही सोशल डिसीजन भी इसलिए है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पीयर्स की चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी इन्फ्लुएंस, यानी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स क्या ऑप्ट कर रहे हैं, कौन-सी स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पेरेंट्स भी हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहते हैं कि बेटा इस लाइन की फील्ड में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देयरफॉर ये सिर्फ़ एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये एक सोशल डिसीजन भी है। अब यहाँ पर जो है बस का जो बेनिफिट है वो प्राइवेट है। ऑब्वियसली बस में जो पैसेंजर आएँगे, जो टिकट खरीदेंगे, तो प्राइवेट बेनिफिट होएगा और सेलर को भी प्राइवेट बेनिफिट होएगा, उसके लिए प्रॉफिट होएगा। लेकिन ह्यूमन्स की कैपिटल में अगर ह्यूमन एजुकेटेड है और हेल्दी है, तो उसका प्राइवेट बेनिफिट तो है ही। आपकी तो अर्निंग, आपकी प्रोडक्टिविटी तो राइज़ हो ही रही है अगर आप एजुकेटेड हैं और अगर हेल्दी हैं तो। लेकिन उसका सोशल बेनिफिट भी है। अगर आप हेल्दी हैं तो डिज़ीज़ कम स्प्रेड होएँगी, तब डिज़ीज़ स्प्रेड ही नहीं हो पाएँगी। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाएँगे, इन्फॉर्म्ड सिटीज़न रहेंगे आप और इन्फॉर्म्ड सिटीज़न जो है एक अच्छी गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। So now we come to whether we can afford physical capital or a human capital. Yes, we can import physical capital. Physical capital को import करना आसान है क्योंकि वो गुड है एक, आपने बस पेमेंट करी और वो import हो गया। बट क्या हम ह्यूमन कैपिटल को import कर सकते हैं? हम क्या अमेरिकन साइंटिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, का एक लिमिटेड इंपोर्ट होता है और लिमिटेड क्योंकि वो उनकी चॉइस पे डिपेंड है। हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं कि आइए हमारे देश के अंदर कोई बड़े साइंटिस्ट को हम चाहते हैं कि वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड करे या फिर हम चाहते हैं कि कोई इकोनॉमिस्ट आके हमारा आरबीआई गवर्नर बन जाए, जैसे कि आपने रघुराम राजन जी के केस में देखा था। तो यहाँ पर हम लिमिटेड इंपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी चॉइस है, अगर वो ना आना चाहें तो हम नहीं कर सकते। और सिर्फ़ कुछ केसेज़ में ही हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्या हम लेबर भी वहाँ की एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड लेबर जो है, उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं? नहीं। कितनी लेबर को आप इम्पोर्ट करेंगे? आप नहीं कर पाएँगे और सेकंडली जो कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स होते हैं, जैसे मोड 4 इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है जो कि सर्विस प्रोवाइडर की फंड्स जो है, गुड्स की तरह कंट्री में आ जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ अपनी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर लगा देती हैं। यानी मोड 4 पर
बैरियर रहता है कि इससे क्या है, आपके कंट्री में फ़ॉरेनर्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ का बेनिफिट लेंगे और डोमेस्टिक पॉपुलेशन इससे हो जाएगी। तो 4th थिंग इज़, क्या ये ओनर से सेपरेबल हैं? बिल्कुल सेपरेबल है, क्योंकि ओनर को तो प्रेज़ेंट होने की ज़रूरत नहीं है जब बस जो है टूरिस्ट को लेकर जा रही होगी। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओनर कौन है? सपोज़ कीजिए यहाँ पर ड्राइवर ओनर है, क्योंकि उसको स्किल्ड उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो है ड्राइविंग, वो स्किल्ड है ड्राइविंग में। तो क्या आप वो सेपरेबल हो सकती है उसकी ड्राइविंग स्किल? नहीं। तो खुद बस को ड्राइव करना हो, तो ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाउ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड। तो एम्पिरिकल स्टडीज करी गई बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, और अ, ये पाया गया कि ये मेजर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इक्वेशन, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और ये डिपेंड करती है x1, x2, x3, x4, बहुत सारे वेरिएबल्स। आपकी कंट्री में गवर्नमेंट कैसी है, x1 फॉर एग्जांपल। फिजिकल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, x2। के बाद लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, x3। के बाद इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, x4। और कहीं जाकर x5 भी होगा, जो कि इंडिकेट करेगा ह्यूमन कैपिटल को। तो अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ये मेजर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी इंक्रीज हुई है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन स्टिल जब बहुत सारी कंट्रीज का ये सर्वे किया इकोनॉमिस्ट ने और कैलकुलेशन की, तो उन्होंने पाया कि हम ये तो नहीं बता सकते कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी ह्यूमन कैपिटल की वजह से। लेकिन ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, यानी ह्यूमन कैपिटल जब ग्रो करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली ग्रो करेगा। अब कितने से ग्रो करेगा, इस ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यानी ये तो बात पक्की है कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। साथ ही हमें ये भी देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ह्यूमन कैपिटल भी ग्रो करती है, और क्योंकि जब आपकी कंट्री रिच बनती है तो आपके पास, आपकी गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे होंगे स्पेंडिंग के लिए ह्यूमन कैपिटल पर। तो यानी वो हेल्थ की और एजुकेशन की पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाएगी जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगी। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से ह्यूमन कैपिटल को इम्पैक्ट करेगी, फिर ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ। तो इस सिचुएशन में, इस सर्कल में जहां पर दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये बता पाना इकोनॉमिस्ट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि कितना इम्पैक्ट ह्यूमन कैपिटल कर रही है। इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्शन की बात करेंगे। यानी ये बात पक्की है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। ह्यूमन कैपिटल फैसिलिटेट्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हम इस प्रोसेस को जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनोवेशन भी होएगी। कई बार ह्यूमन कैपिटल जो होती है, हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन जो होता है, कई नई टेक्निक्स को जन्म दे देता है प्रोडक्शन की। अ, कई बार तो वो बाय चांस होता है और कई बार कॉन्शियसली वो ट्राई करते हैं वो एक ऐसा एफिशिएंट मेथड को प्रोड्यूस कर पाएँ जो ज़्यादा प्रोडक्ट लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। अडैप्टेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ह्यूमन कैपिटल जब होएगी एजुकेटेड पर्सन के लिए अडैप्टेशन करना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के, इनोवेशन, अडैप्टेशन, प्रोडक्टिविटी तो है ही। अब एम्पिरिकल एविडेंस जो है prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous। ये nebulous क्यों है? ये रीजन है इसका जो मैंने ऊपर आपको बताया। ये रीजन और दूसरा ये रीजन, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये बता पाना मुश्किल हो गया है कि
कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा ऑगमेंट कर रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा ऑगमेंट कर रहा है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। इसलिए उसे आइसोलेट कर पाना कैपिटल के इम्पैक्ट को भी डिफिकल्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा पॉजिटिव तो है ही। So, an analysis of improvement in education, health sector, and growth, real per capita income, both developing and developed countries, shows that there is convergence in the measure of human capital, but no sign of conversion per capita real income. In other words, human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita income, real income, has not that fast. अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि एम्पेरिकली ये पाया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्रीज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्रीज होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्रीज होती है। लेकिन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से तो यस क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पर कैपिटा इनकम भी ग्रो होती है? अब एम्पेरिकली पाया गया है कि ऐसा नहीं। सभी केसेस में जहां पर ये मेजरमेंट की गई और स्टडी करी गई हर जगह ऐसा नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? उसके रीजन हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जब हो रही होती है तो साथ में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लार्ज फैमिलीज लार्ज नंबर ऑफ जो है फैमिली के साइज को आप अफोर्ड कर सकते हो। साथ ही डिजीज की वजह से डेथ रेट कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जब हेल्थ पर स्पेंडिंग ज़्यादा होएगी, पब्लिक स्पेंडिंग हॉस्पिटल्स पर ज़्यादा कर पाएगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा? पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट डिक्रीज हो गई। बर्थ रेट नहीं इंक्रीज हुई, डेथ रेट डिक्रीज हो गई है, उसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं ग्रो हो पाएगी। तो देयरफॉर ये पर कैपिटा इनकम में कन्वर्जेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही पाया गया है, लेकिन में ग्रोथ में पाया गया है। So now let's move to next point. There are reason to believe that causality between human capital and economic growth goes in either direction. Yes, यही तो हमने ऊपर समझा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ती है। Now we talk about human capital and economic growth. ये एक डेटा है जो मैंने ये आपकी पीपीटी में इंपोर्ट करा है ताकि मैं आपको थोड़ा डेटा के साथ भी पढ़ा सकूं, ना कि सिर्फ हम लोग के स्टेटमेंट्स रीड। एम्पेरिकल एविडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं एजुकेशन एंड हेल्थ, उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ हम ये भी देख पाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी रियल पर कैपिटा इनकम में क्या चेंज आ रहा था साइमल्टेनियसली। आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल पर कैपिटा इनकम 7,651 थी जब हमारी लिटरेसी रेट 16.7%। तो देखिए जब लिटरेसी बढ़ रही है 43 पर जब आई तो यानी रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इधर भी देख सकते हैं आप, फिर जब बढ़ी तो ये बढ़ रही है। सो 2016-17 में अगर आप देखें लिटरेसी रेट 76% है, तो रियल पर कैपिटा इनकम 77,669 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कैपिटल बढ़ रही है जब हमारी रियल पर कैपिटा इनकम। और इसीलिए ये टू वे रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है इसलिए ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है। इसीलिए इनके एक दूसरे पर इम्पैक्ट यानी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है, और इसीलिए तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रहा था इनिशियल ईयर्स में। कि देखिए डेथ रेट जब डिक्रीज हुई तो ये हमारा जो पीरियड था पॉपुलेशन बल्ज कहा जाता है।
हमारी पॉपुलेशन बल्ज यानी बहुत स्पीड से ग्रो कर गई थी 30 इयर्स के दौरान, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब पब्लिक स्पेंडिंग हॉस्पिटल्स पर करी तो डेथ रेट कम हुई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई और कई लोगों ने बर्थ रेट भी इंक्रीज कर दी थी। इस पीरियड के अंदर बर्थ रेट भी राइज कर रही थी, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक अपने देश की खुद की गवर्नमेंट आई और उसने डेमोक्रेसी प्रोवाइड करी सब लोगों को, तो उससे इंसान की चॉइसेस और फ्रीडम बढ़ती है, तो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बल्ज भी हुआ। और ये इसी वजह से जब ये पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही थी, तो 1980s के दौरान ही इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोग्राम भी शुरू करने की कोशिश करी थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने की उन्होंने प्रोग्राम भी, और ये हम दो हमारे दो बच्चे का जो ऐड था, वो भी इसी टाइम पर स्टार्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम इसलिए नहीं ग्रो कर पाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत जल्दी से ग्रो कर। और फिर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में देख सकते हैं, पर थाउजेंड पर कितने बच्चों की डेथ हो रही थी। 1 साल से पहले के जो इन्फेंट थे, तो 40 बच्चों की हो रही थी, और आज देखिए आप 33 की हो रही है, यानी हमारा हेल्थ के इंडिकेटर्स इम्प्रूव। सिमिलरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होना भी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने का रीजन हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैपिटल इकोनॉमिक इफेक्ट कर रही है, वो कैपिटल टू वे ट्रैफिक है यहाँ पर। नाउ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो है दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, इन्हें कई बार हम लोग एक ही कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो इनके बारे में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल तो है भाई कि एक ह्यूमन की जो है स्किल और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन हिम। वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, स्किल की हो, जॉब ट्रेनिंग की हो, तो वो आपकी ह्यूमन कैपिटल को ऑगमेंट करेगा। लेकिन ये सब होने से क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो गई है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है, और इसीलिए ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि ह्यूमन कैपिटल है तो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमंस बीइंग्स एज मीन्स। अब ये देखिए ये डेफिनेशन का डिफरेंस। ह्यूमन बीइंग्स को मीन्स टू एन एंड की तरह ट्रीट करती हैं। हम लोग ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में, की एजुकेशन में, ताकि हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंक्रीज कर सकें। तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज एन एंड इन themselves. They should be provided basic health and education, even if that does not lead to any labor product and hence economic। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ह्यूमंस को एज एन एंड इन themselves ट्रीट करेंगे, ना कि उन्हें मीन्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर करेगा, ये कंसीडर करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि हमें भाई उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़वानी है, कि लेबर प्रोडक्टिविटी। मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल 1930s के जर्मनी की बात करें। अब यहाँ पर हेल्थ पर, एजुकेशन पर, रिसर्च पर पैसा जो है बहाया जा रहा था हिटलर के द्वारा, ताकि उनके देश की लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सके, और उन स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी। लेकिन उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया कि वॉर से कितने लोगों की फ्रीडम चली जाएगी, कितने लोगों के डेथ टोल्स हमारी कंट्री में होंगे, जर्मनी में कितने डेथ हो जाएगी, क्या-क्या उसका जो है हार्मफुल इम्पैक्ट रहेगा एज़ ए ह्यूमन सोसाइटी ऑन ह्यूमन सोसाइटी।
यानी वो डेवलपमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर कर कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें अपने देश के लोगों को एजुकेट करना है, तो हेल्थ फैसिलिटीज इसलिए नहीं कि फिर वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, बल्कि इसलिए दैट इज देयर का राइट है कि उनको एक अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अपनी लाइफ में कर पाएँ। कि अगर कोई एक एजुकेटेड हेल्दी पर्सन, सपोज़ कीजिए कि गवर्नमेंट चाहती है इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में इन्वेस्टमेंट करना, और वो इंडस्ट्रियल लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहती है। बट ये एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन को इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में। जबकि गवर्नमेंट यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ या इंसेंटिव्स, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि ये एजुकेटेड है, हेल्दी पर्सन है, ये इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सकता है, और इसकी जो लाइफ में चॉइस और डिज़ायर है, जो इसके अकॉर्डिंग, इसकी सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो ये है कि वो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट उसके लिए अच्छा हो, एग्रीकल्चर में काम करे, और एनवायरनमेंट क्लीन मिले उसे। तो यहाँ पर इस इंसान को पूरा अधिकार है कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भाड़ में जाने दे, और अच्छे एनवायरनमेंट को की डिज़ायर हो। इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ पर ये भूटान के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करी जाती है, ना कि जीडीपी ग्रोथ या बाकी किसी तरीके के इकोनॉमिक मेजर्स। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है, और वो ये यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी हैप्पीनेस खुद डिफाइन कर पाएँ। उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा चाहिए या उन्हें क्लीन एनवायरनमेंट ज़्यादा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कांसेप्ट, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर हमें एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करनी है, ताकि लोग चॉइसेस इन्फॉर्म्ड हों, वो अपनी मर्ज़ी से ये तय कर पाएँ कि क्या उनके लिए डेवलपमेंट का कांसेप्ट मायने रखता है, ना कि उनका यूज़ करके हमें इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, व्हाई पब्लिक स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड इन एजुकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्यों? बार-बार आप देखते रहते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, और जैसे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट, और अभी फिलहाल में दिल्ली की गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत स्पेंडिंग कर रही है। तो ये क्रिटिसिज्म किया, साइमल्टेनियसली ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो एजुकेशन पर स्पेंडिंग है, वो 4% का डेटा दिया गया है, हालाँकि वो उससे भी कम है, 3% के करीब। और सिमिलरली हेल्थ पर हेल्थ पर तो 1.5% का कुछ एक्सपेंडिचर रहता है। तो ये डिबेट हम देखने को मिलता है हमें कि पब्लिक स्पेंडिंग की क्या ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही पॉजिटिव स्पिल ओवर करते हैं सोसाइटी पर, ये हम देख चुके हैं। अगर 1% वैक्सीनेटेड होगा, तो सिर्फ वो 1% वैक्सीनेटेड नहीं होगा, वो दूसरे बाकी लोगों में वो जाने से रोकेगा। और प्राइवेट सेक्टर इस सोशल बेनिफिट को प्राइवेट सेक्टर नहीं देखता है। प्राइवेट सेक्टर पर्सनल बेनिफिट, अपने प्राइवेट बेनिफिट को देखता है। तो वहीं तक वो एक्सपेंडिचर करेगा, और एक इंडिविजुअल भी वहीं तक एक्सपेंडिचर करेगा जितना उसको अपनी हेल्थ पर फ़ायदा मिलेगा। जबकि उसकी हेल्थ, पर्सन ए उतना ही पैसा खर्चेगा जितना उसे अपनी हेल्थ पर फ़ायदा मिलेगा, जबकि उसकी हेल्थ जो है बी की हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही है। और इस चीज़ को पर्सन ए कंसीडर नहीं करेगा। ये जो पॉजिटिव स्पिल ओवर है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसको गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ए को वैक्सीनेट करने से ए को नहीं बचाया जा रहा, बी को ही बचाया जा रहा है। इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को पहुँचा सकती है, अगर
पब्लिक स्पेंडिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि बी को फ़ायदा पहुँचे, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब है। इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही पॉजिटिव स्पिल ओवर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। एजुकेशन एंड हेल्थ जनरेट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। बात मैं कर चुका हूँ। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये अनदर रीज़न है कि क्यों हमें पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहती है केस ऑफ बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ मार्केट। तो प्राइवेट जो सपोज़ कीजिए मेदांता हॉस्पिटल को कर लीजिए। यहाँ पर मैं किसी की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रहा, इट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, एक इंडिविजुअल पेशेंट एज आएगा तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब डॉक्टर को जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्थ के बारे में पर्सन ए को नहीं पता है क्योंकि उसने तो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, वो तो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेगा। तो यहाँ पर मिसयूज़ किया जा सकता है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है और इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। वो आपको कोई भी मेडिसिन देके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करा देगा और इलाज भी नहीं कराएगा, बिना बात आपकी सर्जरी कर देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दूर करे और एजुकेशन में भी ऐसा पाया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर रन्स प्रॉफिट मोटिव हम बात कर चुके हैं और वो मोनोपोलाइज़ कर सकते हैं मार्केट को। अगर एक ही मेदांता इतना बड़ा हो जाए कि यही सारे छोटे हॉस्पिटल्स को जो है खत्म कर दे एक तरीके से, ज़्यादा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर दे, लो कॉस्ट पर प्रोवाइड कर दे और गवर्नमेंट जो है में इन्वेस्टमेंट ही ना करे, तो जिस दिन ये मोनोपोली बना लेगा, फॉर एग्जांपल केस ऑफ जियो, जियो ने फ्री में सब कुछ बाँटा, डेटा और ये इंटरनेट, और अगर वो बाकी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दे और फिर अकेली रह जाए, वो क्या करेगी? फिर उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रहना ऐसे सेक्टर्स में, हेल्थ में और एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मोनोपोली का बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटर भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं कर नहीं रही। ये एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई, आरडी मिनिस्ट्री, ये प्राइवेट सेक्टर पर लगाम लगा के रखती है। और हेल्थ सेक्टर में भी नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, आईसीएमआर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। ड्यूरिंग 1952 एजुकेशन में एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की सारी एक्सपेंडिचर यानी बजट में जितनी एक्सपेंडिचर है उसकी कितनी परसेंटेज एजुकेशन हो जाती है? 7.92%, 10.7%। अब पहले मैंने आपको ये 3-4% का डेटा दिया था, वो एज ए परसेंटेज ऑफ ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो अगर जीडीपी की परसेंटेज की बात करें, अगर हम एज़ ए जीडीपी की परसेंटेज बात करें एक्सपेंडिचर की, तो 1952 में 0.64% था एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर, और अब वो हो गया 4.13%। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग की, तो वो 7.92% था और अब वो हो गया 15.7%। So in 2014-15 में per capita public expenditure on elementary education differs considerably across states। तो ये भी एक फैक्टर है क्योंकि एजुकेशन जो है फ्रेंड्स कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में तो यहाँ पर जो है सेंटर भी स्पेंड करेगा और है स्टेट भी स्पेंड करेगा। स्टेट और सेंटर दोनों स्पेंड करेंगे तो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसीलिए सेंटर तो सभी स्टेट को बराबर एक्सपेंडिचर यानी बराबर फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन बाद में स्टेट भी ऑगमेंट करती है। तो कई स्टेटों ने जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करा है एजुकेशन पर, तो एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं देन द अदर स्टेट्स लाइक बिहार। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंपैरिजन के लिए हिमाचल प्रदेश और बिहार का केस कंसिडर करा गया है। तो
एलिमेंट्री एजुकेशन पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है बिहार में सिर्फ 4088 रुपए है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 34,051 रुपये, 34,651। तो इसीलिए वहां पर एजुकेशन स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस। अब यहाँ पर मैं एक आपको बहुत सारी कमिटीज जो है एजुकेशन पर बनाई है गवर्नमेंट ने, वो मेजोरिटी ये बोला है कि 6% ऑफ खर्च होना चाहिए एजुकेशन। फिलहाल में सेंट 33 रिकमेंड वस्तु कमेटी ने 6%। अब प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में मैंने आपको बताया था हमारी एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छी है, अराउंड 100% पहुँच गई है। लेकिन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो है, उसे हमें बढ़ाना है और हमारे नीति आयोग की 30 का एजेंडा है, आयोग बराबर रिसर्च 5% अपना हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट करनी है अपनी जो इस एज ग्रुप पे यानी 18 टू 29 है, एज ग्रुप के 35% बच्चे हायर एजुकेशन। यहाँ पर हमारी 90% एनरोलमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्वालिटी की आ रही है, तो बहुत सारे एनएएस सर्वे है, एसईआर ये है सर्वे, इनके डेटा को हम अभी इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताते हैं कि हमारी क्वालिटी इशू है कि प्राइमरी एजुकेशन में हमारे को एनरोलमेंट की डर नहीं है। अब एनरोलमेंट हमने अचीव कर लिया, लेकिन क्वालिटी इशू है और ड्रॉप आउट की रेट बहुत ज़्यादा है। लोग एक बार एडमिशन तो ले लेते हैं प्राइमरी में, 1 टू 5th क्लास होता है, फिर जल्दी ही। तो नाउ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इशू चल रहा है आज के टाइम में। वैसे तो मैं बहुत सारा डेटा आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने फर्दर लेक्चर्स के लिए रोक के रखा है। एएमआई है, प्राइवेट एजेंसी, डेली लगा लीजिए, मंथली रेगुलर पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, वो रिलीज करती रहती है। दूसरा हमारी जो एम्प्लॉयमेंट को करती मेजर वो एनएसएस, और अब इसे एनएसओ बोलते हैं। तो ये पाया गया है कि जो हमारे एजुकेटेड इन डेटाज में, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, डेटाज में पाया गया है कि जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी घटती जा रही है। इसलिए ये आप रीड कर सकते हैं पैराग्राफ। एज पर एनएसएसओ डेटा 2011-12, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव रूरल एरियाज वाज 19%, यानी 19% जो थे हायर एजुकेशन ले चुके हैं बंदे, वो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड और उनके अर्बन काउंटर पार्ट्स वो भी काफ़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट थे, सिर्फ 3% का ही डिफरेंस। मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस और यंग रूरल फीमेल। अब ज़्यादा इन सारे लोगों में रूरल एरियाज के मेल और फीमेल और अर्बन एरियाज के, रूरल एरियाज के मेल मेल, अर्बन एरियाज के मेल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड कौन पाए गए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, रूरल एरियाज की मोस्ट अफेक्टेड। मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल स्किल ग्रेजुएट, लगभग 30% अनएम्प्लॉयड के कॉन्ट्रास्ट में कि 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल, यानी हायर एजुकेशन से अब कंपेयर कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेटेड बंदे थे इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर अनएम्प्लॉयड। यानी देखिए आप क्या पाया गया है
19% ग्रेजुएट रूरल एरिया के, 16% ग्रेजुएट अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि सिर्फ 3 से 6% प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने वो अनएम्प्लॉयड। और ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं करने वाली है और ये वर्स ही हुई है अकॉर्डिंग एलएफएस। ये भी एनएसओ ने ही अपलोड, यानी ज्यादा बद से बदतर। अब एजुकेशन सेक्टर के बारे में एक डेटा देख लें। जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, ये हमारा कंक्लूजन टेबल से। जेंडर इक्विटी यानी फीमेल्स की जो एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव। 1990 की बात करते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट यानी परसेंट ऑफ पीपल एज 15 प्लस की एडल्ट मेल की थी 60% यानी 61.9%, मेल की थी 37 आज के कंटेक्स्ट में देखी जाए 2017-18 में मेल की है 82%, मेल की है, यानी काफी गैप रिड्यूस करा गया है। ओके, तो किया गया है। अब प्राइमरी कंप्लीशन रेट की बात कर लें तो 90 90 में मेल की थी 8 से, आप देख रहे हैं कि कमाल का चौका मारा है हमारी लड़की। देखिए हमारी गर्ल्स की जो प्राइमरी कंप्लीशन रेट है वो बॉयज से भी बेटर हो गई है। इनकम 3% हायर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट। लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो यहाँ पर भी गर्ल्स ने बाजी मारी है और comparatively better perform- 54 से वो लोग 90% पर आई है, मेल काउंटर पार्ट 70। तो यानी जेंडर इक्विटी बेटर हो रही है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो खत्म होता है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो को पसंद आ रहा होगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए मैं ये वीडियो, ताकि नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि भाई अब बैकग्राउंड नहीं है तो एडवांटेज नहीं है। ये फ्री वीडियोस हैं। यहाँ पर मैं एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहा हूँ फ्रॉम द व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। जो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन तो 11th-12th की क्लास के बच्चों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ जानने को यहाँ पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।